डिस्क्राइब द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। भाई मॉडर्न थ्योरी क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? In the year 1990, Max Planck proposed the quantum nature of radiations. Quantum nature उसने radiations की बताई कि भाई quantum nature है fixed number of energy. अच्छा, an energy in a photon, photon के बारे में बताया, where wave, where E is equal to h mu as the quantum theory. quantum theory के ऊपर, ठीक है. This quantum theory accepted by Albert Einstein in 1905 and proposed a relationship between the mass and the energy to explain the photoelectric effect by wave particle duality as E equals to mc square. अच्छा भाई, ये क्वांटम थ्योरी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सेप्ट करी 1905 में और प्रपोज किया रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और उसने बहुत ही मशहूर E equals to mc square जो है वो मास और एनर्जी के का जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया वेव पार्टिकल का. अच्छा, इन 1913 नील बोहर कंटिन्यूड टू यूज क्वांटाइजेशन of radiation with the angular momentum of electrons. नील बोहर ने क्या किया भाई, इसको कंटिन्यू रखा और क्वांटाइजेशन कर दी किसकी, रेडिएशंस की, एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बोहर प्रेडिक्टेड एंड एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. बोहर ने क्या किया, प्रेडिक्ट किया एंड एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. अच्छा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये क्या चीज है? इन 1923 लुइस डी ब्रोगली एक्सटेंडेड द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी टू इलेक्ट्रॉन्स. क्या कि इसने भाई जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थी ऑफ इलेक्ट्रॉन, wave particle due to electron, and propose a hypothesis that all matters has particles as well as wave nature at the submicroscopic level. अच्छा भाई, उसने बताया कि भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्यूअल नेचर है, यानी वो वेव भी है के तौर पे बिहेव करते हैं, पार्टिकल के तौर पे बिहेव करते हैं. ये उसने हाइपोथेसिस की थी और ये भी बोलते हैं तमाम मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी जो है वो वेव नेचर रखेंगे और पार्टिकल नेचर भी रखेंगे सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल पे. अच्छा जी, डी ब्रोगली कंबाइंड द आइंस्टाइन इन प्लैंक्स इक्वेशन एंड आर्ग्यूड दैट इफ, और उसने भाई दोनों की प्लैंक्स की भी और आइंस्टाइन की भी दोनों को मर्ज की इक्वेशंस के, और ये बताया कि E is equals to h mu, where E is the energy, h is the Planck's constant, and mu is the frequency of light, and E is equals to mc, where E is the energy and m is the mass and c is the speed of light. उसने दोनों को बराबर कर दिया भाई, h mu बराबर हो गया mc स्क्वायर के फिर, और mu बराबर हो गया किसके, mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय h. ठीक है, और इसने एक और चीज यही करी कि फाई या लैम्डा बराबर हो किसके, h अपॉन m mu के. अच्छा, द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल इज क्वांटिफाइड बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफाइंड एज, द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल जो है वो क्वांटिफाइड कर दिया बाय किससे, डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफाइंड एज. किस तरीके से वेवलेंथ डिफाइन करती है भाई, लैम्डा बराबर है h mu के, h p के h mu के, ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है. वेयर p इज द मोमेंटम, सॉरी ये मोमेंटम है, p ये लैम्डा बराबर है किसके, h अपॉन p के, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. According to de Broglie, of a light or any other electromagnetic wave can also exhibit the property of the particle. अच्छा भाई, according to Broglie of a light क्या बोलता है भाई ये कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है can also exhibit क्या प्रॉपर्टी रख सकती है, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल भी रख सकती है. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो. सिमिलरली अ पार्टिकल should be exhibit the property of, और जो पार्टिकल है वो भी जो है वो वेव की प्रॉपर्टी रख सकता है. एंड those two natures are de Broglie wave duality hypothesis and interchangeable. और ये जो है हमारे पास जो भी दोनों की प्रॉपर्टीज हैं वेव की या प्रॉपर्टी इंटरचेंजेबल है, ये उसने हाइपोथेसिस दी थी ड्यूअलिटी की. अच्छा जी, अब स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल ये क्या बोलता है भाई. In 1926, Erwin Schrödinger, an Austrian physicist, took Bohr's atomic model one step forward. हाँ, इसने क्या किया, Schrödinger ने used mathematical equations, mathematical equations ली to describe
द लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द सर्टेन पोजीशन, कि भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ हो सकती है, मैथमेटिकली उसने डिस्क्राइब किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा, द एटॉमिक मॉडल इज नोन एज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। एटॉमिक मॉडल वो कहलाता था भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। स्क्रोडिंगर मॉडल इज जस्ट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसका जस्ट इम्प्रूवमेंट था वो, ठीक है। ही टुक एन एटम ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट हैज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। हर कोई एटम हाइड्रोजन लेते हैं कि सिर्फ एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। He proved mathematically that electron can be found in different positions around the nucleus and determined the probability. इसने क्या प्रूव किया, मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकता है, और जो है अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो वो हम डिटरमाइन करेंगे। नंबर 1 क्या है पॉइंट, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिटरमाइंस दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन वेरियस लोकेशन पे फाइंड हो सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। ही फाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इसने भी क्या फाइंड आउट किया कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शक्ल में। ईच एनर्जी सबशेल इज एन ऑर्बिट हैज डिफरेंट शेप्स वो डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा भाई, इसने बोला कि जो एक एनर्जी के जो सबशेल हैं इसके अंदर सबशेल्स भी होते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर सबशेल्स भी होते हैं, ऑर्बिट के अंदर सबशेल्स भी होते हैं, मजीद एनर्जी लेवल्स होते हैं एक एनर्जी लेवल में, यानी सब ऑर्बिट्स होते हैं एक ऑर्बिट के अंदर भी, और उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता रहता है। डिफरेंट सबशेल ऑफ ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिटल्स नेम एज एसपीडीएफ, एसपीडीएफ के नाम से जो है वो ये सबशेल्स होते हैं, विद डिफरेंट शेप्स एज एज स्फेरिकल, पी इज अ डबल शेप, यानी कि इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। अगर हम एस की बात करें तो एस स्फेरिकल होता है, और पी की बात करें तो वो डबल शेप का होता है। अच्छा जी, the numbers and kind of atomic orbitals depends on the numbers and kind of atomic orbitals depend on the energy subshell। ये किस पे डिपेंड करता है, ये एनर्जी ऑफ द सबशेल पे डिपेंड करता है, ये जो शेप है कि किस काइंड का होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल the probability of finding an electron within a certain volume of space surrounding the nucleus can be represented by as a fuzzy cloud। किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस एज अ फ्यूजी क्लाउड्स, ठीक है ना। द क्लाउड इज डेंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज हाई, व्हिच आर कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा भाई, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग या प्रोबेबिलिटी की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, और वो उसी एनर्जी लेवल पे होगा जिस एनर्जी उसी सबशेल में होगा जहां उसको होना चाहिए था, जहां जितनी उसकी एनर्जी है और जो उसकी शेप होगी, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट इसको बताऊं कि स्क्रोडिंगर ने बोला क्या है, स्क्रोडिंगर ने बोला कि भाई ठीक है, बोर्स तो ठीक था, बोर्स ने बोला कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा वहां पे ऑर्बिट्स होंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसने एक और बात बोली, इसने बोला भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन तो वहां होंगे लेकिन वहां पर भी एक सर्टेन पोजीशंस हैं, अगर मैं उन पोजीशंस पे निकालना चाहूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ है इस वक्त, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। किस तरीके से निकाल सकता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, इसके अंदर भी मजीद ऑर्बिट्स हैं, इसको हम सब ऑर्बिटल्स या सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है। और ये है उनकी एनर्जी के हिसाब से, ये है उनकी शेप के हिसाब से, और ये शेप और एनर्जी भी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे ही बता रही होगी कि भाई क्या शेप होनी चाहिए। जो सबसे कम है वो एस है, उसकी स्फेरिकल शेप है क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा करीब है, वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा न्यूक्लियस, ठीक है ना। उसके बाद जब स्फेरिकल मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन अपना डिस्पर्स कर देगा अराउंड द न्यूक्लियस, पूरा का पूरा उसको अपना वो इलेक्ट्रॉन की चादर सी बिछा देगा। उसके बाद डंबल शेप होगी पी, अच्छा एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी ब्लॉक में जाएगा, उसकी शेप पी यानी डंबल शेप होगी। अब वो ऐसे डंबल शेप में रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसने ये बताया कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब वो अपने उसी सबशेल में होगा और उसी शेप के हिसाब से मूव कर रहा होगा, जो उसकी शेप होगी, जो उसके सबशेल की शेप होगी। अब
तो चलिए मजीद जो है ना शेल्स एंड सबशेल्स के बारे में बताएंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वी नो दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ठीक है ना, हम ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है और उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस और डिफरेंट लेवल्स उनकी जो एनर्जी होगी, उनकी जो पोटेंशियल होगी, उसी के हिसाब से वो अपने अपने एनर्जी लेवल्स पे रिवॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल क्या है हमारे पास? द एनर्जी लेवल्स और शेल्स और ऑर्बिट्स आर all possible path on which electrons are revolving around the nucleus which shows by n। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और उनको हम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर उनका नाम रखें तो वो k11 होगा। ठीक है, अच्छा, these shell are named as k11 with the quantum number of n 1 2 3 4 5 6 respectively। ठीक है भाई, these shells have a definite amount of energy by means of the decreasing down the shows order and as they become away from the nucleus। अच्छा भाई, ये इनकी जो ऑर्बिट्स होंगे, इनकी जो है ना खास एनर्जी होगी अब वो बढ़ रही होगी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। ये बात मैंने बताई थी क्यों बढ़ती जाएगी, कि ये जो अट्रैक्शन है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो कम होती जाएगी और जिसकी वजह से जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, द फर्स्ट एनर्जी लेवल इज k shell has less energy, the second energy level S shell has more energy than the k। अच्छा, the third energy level is m which has more energy than k and l shells। ये बात मैंने बताई थी। अगर मैं फिफ्थ o की बात करूं तो इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी k l m and o से, वजह भी मैंने बता दी क्यों ज्यादा होगी। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सबशेल। सबशेल क्या है, ये बड़ी खास बात है, समझें आप ये चीज। when atomic spectra of substances were observed in a high powered spectroscope, ठीक है, it was found that they consist of two or more lines closely packed with each other as discussed in Zeeman and Stark effect। ठीक है, तो भाई जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा, स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, स्पेक्ट्रा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा एंड सो ऑन। तो हमने ऑब्जर्व किया जब हमने हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा कि भाई यहाँ पर जो है मुख्तलिफ लाइंस तो आ रही हैं, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पे लाइंस तो आ रही हैं, किसकी? स्पेक्ट्रा तो आ रहा है, एनर्जी की आ रही है लाइट, लेकिन कुछ लाइंस ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से। इट मीन्स कि उनका जो एनर्जी लेवल वो सेम है। ठीक है ना, इट मीन्स कि वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे तो है, लेकिन सेकेंड एनर्जी लेवल पे भी इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हैं आप? कि अगर फर्स्ट लेवल की मैं बात करूं, फर्स्ट लेवल पे तो सिर्फ एस ब्लॉक ही होता है, लेकिन सेकंड एनर्जी लेवल पे, सेकंड ऑर्बिट पे हमारे पास एस और पी दो सबशेल्स होते हैं। ठीक है, जब हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा बन रहा है, बहुत ही क्लोज स्पेक्ट्रा बन रहे हैं दो। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो एक शेल के अंदर दो सबशेल्स हैं और वहां पे जो है ना अलग अलग पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बहुत क्लोजली एक दूसरे से, और ये हमने जीमेन और स्टार्क इफेक्ट में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा। अच्छा, दीज लाइंस मीन दैट इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम शेल मे डिफर एनर्जी बाय स्मॉल अमाउंट। ये बात मैंने बताई है। थस मेन एनर्जी लेवल्स आर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स आर नोन एज सबशेल्स। इसीलिए हमने जो है वो एनर्जी लेवल्स को दो मजीद सबशेल्स में तोड़ा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मेनी in numbers in a shell, they show repulsion and main shell splits into subshells which name as SPDF subshells। अच्छा, हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सारे के सारे जो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो जब बहुत ज्यादा तादाद बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। मूव तो उन्होंने करना ही करना है ना, मूव तो वो करेंगे कुछ भी हो जाए। तो होगा क्या कि रिपल्जन की वजह से वो अपने अपने खास जो है वो शेप इख्तियार कर लेंगे, अपनी अपनी जो है खास जो है ना शेप में मूव करना शुरू करेंगे, अपने अपने अलग पाथ बना लेंगे। उनको हम सब शेल कहेंगे। यानी शेल तो सेम है, एक ही फ्लोर पे सारे के सारे, लेकिन अलग अलग कमरों में चले जाएंगे सारे। ठीक है, जिनको हम एसपीडीएफ कहेंगे। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द शेल व्हिच आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा भाई, नंबर ऑफ सब शेल डिपेंड करता है कि भाई हमारे पास उस शेल की लिमिट्स कितनी है, कि उसके पास कितना ज्यादा वॉल्यूम है, कितना ज्यादा एनर्जी वो रख सकता है अपने पास, उस पर डिपेंड करता है उसके पास सबशेल कितने हो।
ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, अगर हमारे पास शेल कौन सा KLMN है, यानी वैल्यू ऑफ n विल बी 1 2 3 4, तो कौन कौन से सब शेल आ सकते हैं हमारे पास? जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक ही आ सकता है यानी S, सेकंड में SP आ सकता है, थर्ड में SPD आ सकता है और फोर्थ में SPDF आ सकता है। इट मींस कि हमारे पास जो लार्जेस्ट एनर्जी लेवल है वो है फोर्थ विच इज N। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18th एलिमेंट्स। अच्छा भाई, कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है फिलिंग एनर्जी लेवल्स में किस तरीके से हम करेंगे, सब शेल्स में किस तरीके से करेंगे, ये हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among the different orbit shells and subshells according to some rules is known as electronic configuration of an atom। क्या बता रहा है? वही बात ही बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स among the different orbits या शेल एंड सबशेल्स, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स में, शेल्स में या सबशेल्स में, किसी रूल के तहत, ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जनरली द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स व्हेन एन एटम इज एट द ग्राउंड स्टेट विद द लेस एनर्जी लेवल। अच्छा, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होती है वो ज्यादातर ग्राउंड स्टेट की होती है विद लेस एनर्जी लेवल, जिसके एनर्जी लेवल भी कम हो। सही ना, ग्राउंड स्टेट पर तो यानी एक्साइटेड स्टेट पर नहीं होती, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी अपनी जगहों पे ही होते हैं, आगे पीछे कहीं नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स filled in increasing order from lower to higher energy levels। of course जो इलेक्ट्रॉन जो फुलफिलमेंट होगी वो लोअर से हायर एनर्जी की तरफ जाएगी। ये हमारे पास फिलिंग ऑफ एनर्जी लेवल रखा हुआ है कि फर्स्ट शेल होल्ड्स अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे फर्स्ट शेल में। ठीक है, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और थर्ड शेल में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हमारे पास जो है वो वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हों। अच्छा भाई, the maximum number of electrons that can be accommodate in shell is represented by the formula of 2n square। कितने नंबर से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये में कौन बताएगा? 2n स्क्वायर ही बताएगा फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, where n is the shell number, n shell number है, the distribution of electrons in different orbits are as follows। अब इसी फॉर्मूले के तहत हम जरा प्लेसमेंट करके देख लेते हैं कि के शेल हमारे पास है फर्स्ट ऑर्बिट है तो n क्या है? 1 है, तो इट मींस हमारे पास जो है वो 2 n की पावर n 1 के ऊपर कोई पावर रखो तो 1 ही कहलाता है, तो 2 1 से 2, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। l सेकंड ऑर्बिट है तो 2 की पावर 2 4 होता है, 4 2 से 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर 2 9 होता है, 9 2 से 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और n शेल हमारे पास क्या है? 14th इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 की पावर 2 मींस 16, 16 टू का 32। इट मींस कि हमारे पास जो फोर्थ शेल है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। ये 32 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना एक साथ मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास 4 सबशेल्स हैं SPDF। तो इन सबशेल्स में जो है ये हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अच्छा, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ सबशेल्स। स्लाइटली डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल्स में सबशेल्स के अंदर, ज्यादा डिफरेंस होता है, जितना एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस होता है इतना नहीं होता, कम होता है। दैट वे सबशेल्स फिल्ड फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट दैट वे सबशेल्स फिल्ड फर्स्ट देन सबशेल P एंड ऑनवर्ड। अच्छा, यहाँ पे S लिखा हुआ होना चाहिए था, सबसे पहले S जो है फिलफिल होगा, उसके बाद P होगा एंड ऑनवर्ड जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं हम ये भी देख लेते हैं। सबशेल के अंदर S में 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, B सबशेल में 10 आ सकते हैं, जबकि F में 14 आ सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि फोर्थ शेल में SPDF होते हैं तो अगर आप इन तमाम को सम अप करेंगे तो 32 ही आना चाहिए। अच्छा, whenever we write electronic configuration we should always remember the following points। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें फॉलोइंग पॉइंट्स का पता होना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरेंजमेंट ऑफ शेल एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स,
अरेंजमेंट ऑफ शेल्स क्या है भाई, और सब शेल्स क्या है हमारे पास एनर्जी लेवल्स के अंदर, ये हमें पता होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेल्स एंड सब शेल्स, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि शेल में कितने आ सकते हैं और सब शेल में कितने आ सकते हैं, और एक ऑर्बिट में कितने सब शेल आ सकते हैं, ये भी। अच्छा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिफरेंट सब शेल ऑफ एन एटम इज रिटन एज, इस तरीके से हम रिटन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एज शोन इन द फॉलोइंग जो है वो इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, दैट सी बात है एस में दो आ सकते हैं और पहले शेल में भी दो ही है, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद हम सेकंड शेल में जाएंगे, सेकंड शेल रिप्रेजेंट बाय 2, ये जो 2 लिखा हुआ है पहले, ये सेकंड शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 2 में पहले एस भरेगा या बी भरेगा, फोर्स एस भरेगा, एस की एनर्जी लोअर होती है। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, दो बढ़ दिए। अब मजीद इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब शेल हमारा चेंज नहीं हुआ है, शेल तो हमारा वही है, लेकिन क्या हमारा ऑर्बिटल चेंज हो गया, सब शेल चेंज हो गया और हम पी में चले गए। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल कितना होगा हमारे पास इस शेल के अंदर, 6 + 2 8। क्या 8 से हम बढ़ सकते हैं सेकंड शेल में, नहीं बढ़ सकते। अब हमें थर्ड शेल में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम 3 की तरफ आ गए। अब पहले हम कौन सा भरेंगे, अगेन एस भरेंगे, एस में 2 आ गए, फिर हम 3p, यहाँ 3 होना चाहिए था, ठीक है। तो 3p, p में कितना आएंगे, 6 आएंगे। मजीद इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी भी मजीद हमारे पास शेल, यहाँ सब शेल आ सकता है, डी का, डी हमने रखा, डी में कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। 10 भी बढ़ दिए, 6 भी बढ़ दिए, 2 भी बढ़ गया, टोटल होगा 18। 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इस शेल में नहीं आ सकते, इसीलिए हमें फोर्थ शेल में मूव करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इस चीज को आसानी के लिए यहाँ पर एक डायग्राम है, ये एरो इंडिकेट करता है कि पहले कौन सा सब शेल भरेगा। तो एरो की तरफ हम जाए, पहले 1s है, फिर एरो कहां जा रहा है, 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, then 4f, 5d, 6p, 7s, then 5f, 6d, 7p and 8s। तो ये हमारे पास पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से हमारी जो है जो फुलफिलमेंट होगी किसकी, एनर्जी लेवल्स की, या किस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आएगी, इस पैटर्न के हिसाब से आएगी, ठीक है। वेयर कोफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ शेल, जो मैंने बताया था, कोफिशिएंट जो हमारा सब शेल बताएंगे, नंबर ऑफ शेल बताएंगे। वेयर एस पी आर सब शेल्स, एस पी सब शेल हमारे पास, एंड सबस्क्रिप्ट यानी जो P और S के ऊपर 2 लिखा हुआ है, B के ऊपर 6 लिखा हुआ है, D के ऊपर 10 लिखा हुआ है, ये बता रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल। The electronic configuration of the first 16 elements is given in the following table। ठीक है, फर्स्ट 16 एलिमेंट की हमारे पास आसानी के लिए यहाँ दी हुई है, क्योंकि हम खुद भी निकाल सकते हैं अगर हमें तरीका पता हो। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन सॉरी, तो 1s1 हो गया। हीलियम के पास 2 है तो 1s2 हो गया। लिथियम के पास 3 है तो 1s2 2s1 हो गया। बेरिलियम के पास 4 है तो 1s2 2s2 हो गया। बोरॉन के पास 5 है तो 1s2 2s2। अब चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो फुल नहीं हुए सेकंड शेल में, तो और p हमारे पास मजीद गुंजाइश है ऑर्बिटल की, तो हमने क्या किया, हमने जो है p की तरफ चले गए, तो p1 हो गया हमारे पास। अब 6 कार्बन के पास चले गए तो 1s2 2s2 p2। अब जब तक के p6 नहीं हो जाता है तब तक हम इसी पे रहेंगे। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, फ्लोरीन 9 आ गया 1s2 2s2 2p5, नियोन आ गया 1s2 2s2 2p6। अब पीवी फुलफिल हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ नहीं सकते, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भी हो गए सेकंड शेल में। अब हमें थर्ड शेल पे जाना पड़ेगा सोडियम के लिए। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम के पास हमारे पास जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना। अब आ जाओ मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब s2 फुलफिल हो गया हमारे पास जो s था, ठीक है। अब हमें p की तरफ जाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम के पास चले जाते हैं, तो एल्यूमिनियम हमारे पास 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इस तरीके से हम p के पास चले गए। अब p जब तक के 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं करता तो कहानी इस p पे ही रहेगी। जब ये p फुलफिल हो जाएगा देन हम नेक्स्ट उस पर मूव करेंगे, और ये मूव किस हिसाब से करेंगे, हम इसके हिसाब से। अब 3p के बाद देखिए क्या आ रहा है, 3d नहीं आ रहा है बल्कि 4s आ रहा है, तो हम 3p के बाद जो है हम 4s की तरफ जाएंगे, देन 3d की तरफ जाएंगे। अब सवाल 25 ये है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कोई ये सवाल आ जाता है पेपर में
कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसके पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। फॉर दिस एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन के शेल which has a maximum capacity of 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो सबसे पहले हम उसी को फुलफिल करेंगे। then the remaining electrons will be filled in L shell, फिर हम L shell की तरफ जाएंगे which has a maximum capacity of electrons, जिसकी 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। तो हमारे पास तो टोटली 8 है, 2 K में चले गए, L के पास 6 ही आएंगे, ठीक है ना, मजीद भी 2 की गुंजाइश होगी। Now arrange of electrons will be entered into, क्या है भाई, K के पास 2 है, L के पास 6 है, M के पास 0 है। The above element is oxygen, of course oxygen था, has 8 electrons in uh, writing electronic configuration first 2 electron will be go in the 1s, बिल्कुल पहले हमारे पास 1s ग्रुप में जाएगा, 1s सब शेल में आएगा ऑफ K शेल, which holds 2 electrons, ठीक है ना। the next 2 electrons for oxygen go in the second 2s, तो जो हमारे पास नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे कहाँ पे, 2s2 में, इन 2s2 जाएंगे सब शेल ऑफ L, यानी कि ये बार L में जा चुके हैं और L में भी हम 2s पे गए। द रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन द 2p, अब जो बाकी के जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, 2p में जाएंगे, सब शेल में, जो कि सब शेल किसका है, L का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी हमारे पास, 1s2 2s2 एंड 2p4। अगर नाइट्रोजन होता हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, उसके 8 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन से ओवरऑल, ठीक है, तो हमारे पास L में 7 आ जाते, K में 2 ही रहते, M 0 ही रहता, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो क्या होती, 1s2 2s2 2p5।